हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब बच्चों? अपना पाठ प्रकाश 9 चल रहा है और क्लास 10th की हिंदी मीडियम की विज्ञान विषय की वीडियोस है और इसके अंदर आज आप पढ़ने जा रहे हो कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस में हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में आपको पढ़ाया था और आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को ठीक प्रकार से जान लिया है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से होते हैं और अवतल दर्पण किस प्रकार के होते हैं। तो देखो, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होता है जब वस्तु विभिन्न स्थितियों पर रखी होती है। तो एक चीज़ तो आपको मैं यहाँ पर याद दिला दूँ, आपने फर्स्ट में लिखा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर, और जब हमने इनको परिभाषित किया था उस जगह पर वहाँ अंतर लिखने को आपको बोला था। तो अंतर जब आपने लिखे थे तो आपने लिखा होगा कि उत्तल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। अपसारित मतलब फैला देता है, और जो अवतल दर्पण होता है वो अभिसारित करता है, यानी कि वो प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करके मतलब एक किरण पुंज बना देता है। ठीक है ना। तो अवतल दर्पण तो प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है और उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को बिखराव करता है, फैला देता है। जब प्रकाश की किरणें इसके परावर्तक पृष्ठ से फैली जाएंगी तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? जब फैल जाएंगी तो भाई दो किरणें, मैंने आपको ये भी बताया था कि कम से कम दो परावर्तित प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जब तक नहीं काटेंगी तब तक वस्तु का प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान से चेक करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। तो ये थोड़ा आपको याद दिलाया कि उत्तल दर्पण का काम क्या होता है, प्रकाश की किरणों को फैला देना। तो जब ये प्रकाश किरणों को फैला देगा तो कैसे प्रतिबिंब बनाएगा? तो देखो, इसकी ज़्यादा नहीं है, दो स्थितियों को चेक करते हैं हम। जब वस्तु को आप दो स्थितियों में रखते हैं तो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, पहले देखते हैं जब वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु कहाँ पर स्थित है बच्चों? अनंत पर। तो देखो, इसका चित्र देखते हैं। ये उत्तल दर्पण बनाओगे ना, परावर्तक पृष्ठ इसका कहाँ होता है? बाहर की ओर वक्रित होता है। अंदर की ओर क्या लगाओगे? पॉलिश लगाओगे। ये क्या बना लिया हमने? उत्तल दर्पण। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर ये क्या हो गया? इसका ध्रुव। इसका फोकस इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड में। सभी के लिए होता है वो तो फोकस, सभी दोनों साइड में। ठीक है ना। अब वस्तु यहाँ पर कहीं भी अनंत पर रखी हुई है, क्योंकि भाई वक्रता केंद्र इसका इस साइड ही होगा ना, यहीं से तो गोला खींचेगा ये। अब यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरणें चल रही हैं बेटा मुख्य अक्ष के समांतर। ये आई प्रकाश की किरण। ठीक है। ये प्रकाश किरणें इससे टकराई, टकराने के पश्चात वापस लौट गई। इस तरह से चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? वापस लौट जाएगी। इसी प्रकार से इधर से कोई प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर, टकराई और वापस लौट गई, जबकि जानी कहाँ चाहिए? मुख्य फोकस से गुजरनी चाहिए थी। तो स्टूडेंट्स, ये हमको ऐसा लगता है कि ये प्रकाश की किरण कहाँ से आ रही है? इस फोकस बिंदु से आ रही है प्रकाश किरण। तो हम डॉट लाइन के रूप में बच्चों इन प्रकाश की किरणों को बढ़ाते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं? फोकस बिंदु पर। कहाँ पर काट रही हैं बच्चों? फोकस बिंदु पर। अब फोकस बिंदु पर जब ये एक दूसरे को काट रही हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनना चाहिए? फोकस बिंदु पे ही बनना चाहिए। लेकिन डॉट लाइन मिल रही हैं, तो जहाँ भी डॉट लाइन आपको दिखाई दे जाए वो प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है। वो कैसा होता है? आभासी होता है। आभासी का मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि प्रतिबिंब इस जगह पर बन रहा है, हमें ऐसा लग रहा है। वास्तविक रूप से कह नहीं सकते कि यही जगह पे बन रहा है, पर हमने ऐसा लग रहा है कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं तो प्रतिबिंब इसी जगह से बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। तो कैसे लिखेंगे यार? अनंत पर स्थित
वस्तु का प्रतिबिंब। दर्पण के दाईं ओर, ये दाईं ओर ही तथे मुख्य फोकस पर बनता है, जो सीधा आभासी तथा वस्तु से अत्यंत छोटा बिंदु साइज का होता है। बिंदु साइज का होता है। ठीक है, ये प्रतिबिंब बन गया। अब इसकी एक दूसरी स्थिति और है, बस दो ही कंडीशन इसकी चेक करनी है हमको। और दूसरी स्थिति है बच्चों, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच किसी भी स्थान पर रखी हो। जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य किसी भी स्थान पर स्थित है। ठीक है ना, वस्तु कहाँ है? ध्रुव और अनंत के बीच में। तो भाई साहब ये आपका उत्तल दर्पण आ गया। ठीक है, ये पॉलिश हो गई इसकी, और ये इसका मैंने खींच दिया मुख्य अक्ष, और यहाँ दर्पण का ध्रुव, इधर ये फोकस, इधर ये फोकस। ठीक है ना, और इधर क्या है? इसके अनंत क्षेत्र आ गया। अब वस्तु तुमने धर दी या जगह पर माना, ये तो ध्रुव है गो, और इधर अनंत कहीं भी हो सकता है, कोई निश्चित दूरी नहीं होती अनंत की। यहाँ पर आपने वस्तु को रख दिया। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से वस्तु से प्रकाश की किरणें चलती हैं। ये प्रकाश की किरण चली यहाँ से, दर्पण पर आपतित हुई, क्या करेगा? ये तो परावर्तन करेगा, उसी दिशा में फैला देगा। लेकिन बच्चों ये किरण कैसी लगेगी? हमने ये किरण ऐसी लगेगी जैसे कहाँ से आ रही हो? फोकस बिंदु से आ रही हो। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस बिंदु से। डॉट लाइन बना रहे हैं, ठीक है ना। अगर कोई दूसरी प्रकाश की किरण बच्चों इससे चले और वो दूसरी प्रकाश की किरण यहाँ से जाए इसके मुख्य फोकस की डायरेक्शन में, क्योंकि मुख्य फोकस से गुजर सकती है ना दूसरी प्रकाश की किरण, इस तरह से जाए तो उसका परावर्तन क्या कर देगा? ये करेगा कि नहीं करेगा? अगर इस तरह से कोई प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित हो रही है, मान लिया मैंने ये प्रकाश किरण आपतित हो रही है इस तरह से, इस जगह पे, तो इसका परावर्तन कहाँ हो जाएगा? वापस इसी दिशा में होगा कि नहीं होगा? अरे होगा ना। और ये कैसी लगेगी हमको बताओ? ये हमको ऐसी लगेगी कि जैसे ये किरण ऐसी लगेगी जैसे ये इधर से आ रही हो सीधी, है ना? ऐसी लगेगी ना, इस साइड से आती हुई। और जब ये इस साइड से आती हुई लगेगी बच्चों, तो एक दूसरे को ये काट रही हैं,
काट रही हैं ना एक दूसरे, ये काट रही, यहाँ प्रतिबिंब बन गया ये P डैश Q डैश, और ये वस्तु है गई PQ। तो देखो कैसे लिखेंगे, इस स्थिति में रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य बनता है, जो सीधा आभासी और वस्तु से छोटा होता है, सीधा आभासी और वस्तु से छोटा होता है। तो ये दो स्थितियां आपको उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। दोनों स्थितियों के चित्रों को और उनकी भाषा शैली को आप ध्यान से नोट करेंगे बच्चों। इसके बाद अगले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं, नोट करिए फटाफट से। अब देखो थोड़ी सी बात कर लें हम उपयोग की, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का कहाँ पर उपयोग किया जा सकता है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ अवतल दर्पण के उपयोग। किन किन जगहों पर आप अवतल दर्पण का उपयोग करते हो सॉरी, ठीक है। तो देखो पहला, अवतल दर्पण का जो प्रयोग होता है, उपयोग जो होता है स्टूडेंट्स, वो कहाँ पर किया जा सकता है। मोटर गाड़ियों की हेडलाइट से समांतर शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपने देखा होगा ना, जो गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ होती हैं, उनकी जो हेडलाइट होती है, वो हेडलाइट का फोकस काफ़ी दूर तक जाता है ना। तो बेटा उनका जो हेडलाइट होता है वो अंदर से कैसा होता है, अवतल दर्पण बना हुआ है। हेडलाइट अंदर से जो चिलकना होता है ना, जिस जगह पर बल्ब होता है, वो अवतल दर्पण होता है। अब वहाँ से जितना भी प्रकाश किरण निकलेगा, वो पूरा का पूरा प्रकाश ही अवतल दर्पण क्या करेगा, एक जगह पर एकत्रित कर देगा और उसे सामने की तरफ फोकसित कर देता है, ठीक है ना। इसलिए दूर तक आपको साफ दिखाई देने लगता है। नंबर 2, चेहरे का बड़ा कर प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पण के रूप में
इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, सेविंग दर्पण के रूप में चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा दिख जाता है इससे। तीसरा, दंत चिकित्सक द्वारा दांतों का प्रतिबिंब बड़ा करके देखने में प्रयोग किया जाता है। भाई जो आपके दांत होते हैं ना मुंह के अंदर, उन दांतों को इस अवतल दर्पण से देखते हैं, और अवतल दर्पण से जब देखते हैं बेटा तो दांतों का प्रतिबिंब जो होता है वो बड़ा दिखाई देता है, जिससे उनके अंदर जो कोई भी बीमारी है या दंत चिकित्सक जिस प्रकार का कोई इलाज करेगा आपके दांतों का, तो उसको पता चल जाता है उसके अंदर कि इसके अंदर क्या परेशानियां हैं, वो इसी तरह का इलाज उसमें कर देता है। ठीक है ना। सौर कुकर तथा सौर भट्टियों में शक्तिशाली प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करने के लिए ठीक है, क्योंकि ये सारी प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा करके वो उसको एक ही जगह पर एक बिंदु पर डालता है। एक बिंदु पर डालेगा तो बेटा देखो कितनी सारी प्रकाश किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाएंगी, तो एक बिंदु पर जब जाएंगी तो वहाँ का जो ऊर्जा होगी, सभी किरणों की जो ऊर्जा होगी वो इकट्ठी होकर जाएगी, इकट्ठी होकर जाएगी तो वो ऊर्जा ज़्यादा होगी और उसका आप किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा ना कि किसी दर्पण को अगर हम किसी कपड़े के ऊपर लगा देते हैं तो वो कपड़े को भी जला देता है ना। तो बहुत सारी प्रकाश की किरणें जब उस दर्पण के ऊपर आपतित होती है और उसके पूरे प्रकाश को फोकसित कर देते हैं एक जगह पर, तो उस जगह पर उसको वो जला देता है, क्योंकि प्रत्येक किरण की जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा सब इकट्ठी है क्या उस एक ही बिंदु पर जाती है, तो ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाएगा तो वो स्थान जल जाता है। तो ये हो गए बेटा क्या, अवतल दर्पण के उपयोग। आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करके अवतल दर्पण के प्रयोगों को नोट करो। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं बच्चों उत्तल दर्पण के उपयोगों का। ठीक है ना। अब देखो बात करते हैं हम किसके, उत्तल दर्पण के उपयोगों के। तो पहला उपयोग उत्तल दर्पण का बच्चों देखो, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण का पहला उपयोग क्या हो गया, वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, यानी कि साइड का जो शीशा लगा होता है ना वो उत्तल दर्पण लगा होता है। एटीएम मशीनों में पीछे का दृश्य देखने में। एटीएम जो मशीन होती है ना आजकल, आपके पीछे खड़ा कोई व्यक्ति आप जो डायल कर रहे हो उसको देख ना ले, यानी कि आपकी प्राइवेसी भंग ना हो, इसके लिए क्या किया जाता है बच्चों कि जो भी एटीएम मशीन होती है उसके जस्ट सामने किनारे पर एक दर्पण लग रहा है, आप उसकी तरफ देखेंगे ना तो आपको पूरा बड़ा क्षेत्र पीछे का दिख जाएगा। ठीक है ना। तो देखो एक दो उपयोग तो इसके ये हो गए, और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर रहा हूँ क्या, कि वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। वाहनों में
पश्य दृश्य दर्पण के रूप में। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, इसका कारण लिख रहा हूं मैं। प्रश्न क्या हो जाएगा, पश्य दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, और जवाब क्या रहेगा, प्रयोग करते हैं क्योंकि यह दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है। उत्तल दर्पण जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है। इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा हो जाता है और इससे बनने वाले प्रतिबिंब सीधे आभासी व वस्तु से छोटे होते हैं। अतः वाहन चालक को वाहन के पीछे सड़क का संपूर्ण क्षेत्र दिखता है, जिसका उपयोग कर सुरक्षित वाहन चालन किया जा सकता है, किया जाता है, सकता क्या है, यानी कि जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की साइड में जो शीशा लगा होता है, वो शीशा बाहर की ओर वक्रित होता है। बच्चों, उसके ऊपर आप अपना हाथ घुमा के देखना, तो वो बीच में से मोटा होगा, किनारों से पतला होगा। ठीक है ना, वो शीशा बीच में से उभरा हुआ होगा, यानी कि उसकी कंडीशन यही होगी, ऐसी, यहाँ से उभरा हुआ, किनारों से दबा हुआ, बीच में से, है ना। अब इसका दृष्टि क्षेत्र कहाँ है, बाहर की तरफ, तो दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है बच्चों इसका। और दृष्टि क्षेत्र बड़ा होने के भी छोटा सा दर्पण आपका कितना बड़ा रोड होता है, उस छोटे से दर्पण के अंदर पूरा पूरा रोड दिखाई दे जाता है, और उस पर चाहे कितने ही वाहन आ रहे हों, सारे के सारे वाहन आपको दिखते हैं ना उस छोटे से दर्पण में। तो दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है, और सभी वाहन कैसे दिखते हैं, सीधे, चाहे वो छोटे छोटे दिखते हैं, लेकिन पहचान आते हैं, सीधे और आभासी प्रतिबिंब बनता है उस दर्पण के अंदर, और चालक को सारी चीज़ों का पता लग जाता है कि पीछे से क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, पूरा दृष्टि क्षेत्र उसको दिखाई देता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का उपयोग करके जो वाहन का ड्राइवर होता है बच्चों, वो अपना सुरक्षित वाहन चला सकता है बिना कोई दुर्घटना के। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। एक चीज़ और आपको बता देता हूँ बच्चों, ये जो डिश लगी हुई हैं आपके घरों में, ये जो डिश होती हैं, ये डिश क्या करती हैं, डिश एक अवतल दर्पण होती है। क्या होती है, अवतल दर्पण। और आपने देखा होगा डिश के ऊपर एक ग्लास लगा होता है, थोड़ा सा आगे एक डंडे पर। तो सैटेलाइट के द्वारा जो रेडियो तरंगें भेजी जाती है पृथ्वी पर, उन सारे रेडियो तरंगों को वो डिश जो होती है, वो अवतल दर्पण की भांति
इकट्ठा करके कहाँ भेजती है? उस गिलास पर। और उसी गिलास में बेटा आपका जो तार होता है वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है? उस गिलास पर भेजती है तो तरंगें उस गिलास पर आती है, तो फिर वो गिलास उन तरंगों को किस में चेंज करता है? आवाज़ में और चित्रों में। तब जाके आपको यहाँ पर आपकी टीवी पर सारे प्रोग्राम दिखाई देते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? और एक चीज़ और बता देता हूँ कि कई बार क्या होता है बच्चों कि बहुत बड़ा प्रकाश किरण पुंज प्राप्त करना है आपको। जैसे सर्च लाइट होती है, जैसे बॉर्डर वगैरह पर सर्च लाइट होती है जिनकी रोशनी बहुत दूर तक जाती है। ठीक है ना? यानी कि बहुत दूर तक। कुछ टॉर्चें भी ऐसी आती है जो 1 किलोमीटर तक अपना फॉक्स छोड़ती हैं, फेंकती है ना। तो बेटा ऐसे जो मतलब समांतर प्रकाश किरण पुंज जो लंबी दूरी तक भेज सकते हैं, उनके अंदर जो अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं, उन अवतल दर्पणों की जगह पर परवलयिक दर्पण उपयोग में किए जाते हैं। क्या उपयोग किए जाते हैं? परवलयिक दर्पण। और वो परवलयिक दर्पण बच्चों प्रकाश की किरणों को बहुत लंबी दूरी तक इकट्ठा करके ले जाते हैं, इसलिए लंबी दूरी तक आपको दिखाई दे जाता है उससे। तो सर्च लाइट जो होती हैं और कुछ लंबी दूरी तक टॉर्च वगैरह जो होती है वो परवलयिक दर्पण के रूप में उसके अंदर उत्तल दर्पण को यूज़ किया था। क्योंकि उसमें देखना आप, उसका जो अंदर का जो कटोरी सी होती है वो बहुत गहरी होती है, वो उसका किनारा बल्ब बहुत गहराई में होता है और वो इस तरह से आगे तक काफ़ी दूरी तक रहती है, तो वो परवलयिक आकार बन जाती है। क्योंकि अवतल दर्पण थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए, वो इस तरह से हो जाता है, तो उसको परवलय आकार बोलते हैं। ठीक है ना? तो आज आपने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से के उपयोग देखे हैं, और दूसरा आपने देखा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंबों का निर्माण किस प्रकार से होता है। स्टूडेंट्स, अब मेरा जो अगला टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र का। तो बेटा दर्पण सूत्र वाला टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आज के इस वीडियो को और ज़्यादा अब नहीं बढ़ा सकते। तो आज के इस वीडियो में तो बस इतना ही आप लोग करेंगे। अगले वीडियो में दर्पण सूत्र के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि दर्पण का सूत्र किस प्रकार से आप निकाल सकते हो। दर्पण के सूत्र को आप जानते हो, 1/V + 1/U = 1/F। ये दर्पण सूत्र होता है और इस दर्पण सूत्र को आपको सिद्ध करना है। ठीक है ना? तो ये देखो V क्या होता है, U क्या होता है, F क्या होता है। F तो आप जानते हो फोकस दूरी होता है, लेकिन V क्या है? ये क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। V क्या होती है बच्चों? प्रतिबिंब। और U क्या होता है? बिंब। बिंब कहते के वस्तु ते। ठीक है ना? तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, 3 राशि है गई ना। और इन तीनों राशियों के अंदर एक जो संबंध होता है, उस संबंध को हम इस सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, और इसी सूत्र को बोलते हैं बच्चों हम दर्पण का सूत्र। लेकिन ये दर्पण का जो सूत्र होता है हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये दर्पण का सूत्र हमको कैसे प्राप्त होता है। तो ये काम हम करेंगे बच्चों कहाँ पर? अगली वीडियो में। ठीक है? ओके।